अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? सो एज यू नो, बायो मीन्स लाइफ and diversity means variety within a species and among species. So biodiversity is the measure of variety of organisms present in different ecosystem. ठीक, अब आपको पता है कि एज यू नो बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स इट इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट वेराइटीज को, उसकी रेंज को या डाइवर्स कितनी फैली हुई है, उस चीज को हम नाम कह देते हैं, डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी इसी चीज का नाम है कि डिफरेंट इकोसिस्टम में कौन कौन सी स्पीशीज हैं, कौन कौन सी वेराइटीज मौजूद हैं ऑर्गेनिजम्स की, उन सब की स्टडी को हम क्या नाम दे देते हैं, बायो डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। ठीक है, एज यू नो इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इकोसिस्टम क्या है? द एरिया इन विच देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये दोनों का आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन है, एक हैबिटेट क्रिएट होता है, तो उस चीज को हम नाम कर देते हैं, इकोसिस्टम का नाम देते हैं। अब एक इकोसिस्टम में हर तरह की स्पीशीज पाई जाएंगी, वहां पर एनिमल्स की स्पीशीज भी होंगी, प्लांट की स्पीशीज भी होंगी, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज भी होंगी। अब वो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी आगे मजीद वेराइटीज है, वो डाइवर्स फैली हुई है। ठीक है, तो इन सब के स्टडीज को हम क्या नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। प्लांट की डाइवर्सिटी को हम फ्लोरा कहते हैं और एनिमल्स की डाइवर्सिटी को हम फौना कहते हैं। तो ये बड़े दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर आपको आ सकता है कि फ्लोरा फौना क्या चीज है। अच्छा, अभी जो डाइवर्सिटी है या वेराइटीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, इक्वालिटी में नहीं फैली हुई, मतलब कि किसी जगह पर इनकी तादाद जो है वो ज्यादा है, कितनी किसी जगह पर इनकी तादाद जो है वो कम है। ठीक है जी, तो इस तरह से डाइवर्सिटी जो है वो डिपेंड किस पे कर रही होती है, आपके क्लाइमेट, एल्टीट्यूड पे, सॉइल के प्रेजेंस पे। जो हमारे पास डाइवर्सिटी है वो ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिक्स में। इसके अलावा जो टेम्परेट रीजन्स हैं उनमें भी काफी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं, और पोलर रीजन्स में बहुत कम स्पीशीज पाई जाती हैं। यानी कि ज्यादा स्पीशीज आपको कहाँ मिलेंगे, ट्रॉपिक्स में मिलेंगे, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, वहाँ पर हरियाली ज्यादा है, वहाँ पर जो सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल है ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन करवाने के लिए। ठीक, सो इस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीट होती है। Now, very important question: what is the importance of biodiversity? सो बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है, चाहे फिर वो किसी ह्यूमन के लिए फूड का सोर्स बन रही है, किसी एनिमल के लिए कर रही है। अगर हम अपने अपने फूड पे बात करें, हम डिफरेंट वेजिटेबल्स यूज करते हैं, दीज आर दी प्लांट स्पीशीज, दिस इज द बायोडाइवर्सिटी। हम एनिमल्स को ईट कर रहे हैं, विच इज आल्सो बायोडाइवर्सिटी। तो फूड सबसे मेन इंपॉर्टेंस की बायोडाइवर्सिटी क्या है कि वो प्लांट्स को और एनिमल्स को, प्लांट्स को तो नहीं खैर, एनिमल्स को, ह्यूमंस को क्या है, फूड प्रोवाइड कर रही है। अब वो एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है, वो किसी प्लांट के थ्रू भी हो सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट इसका यही फैक्टर है कि हमें फूड प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट वन, इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, हमें ड्रग्स प्रोवाइड कर रही है। एज यू नो कि ड्रग्स जो हैं वो, या मेडिसिन जो हैं वो डिफरेंट प्लांट से ड्राइव होती हैं, सिंथेटिकली भी होती हैं, उनमें भी जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं समहाउ कहीं ना कहीं से किसी लिविंग स्पीशीज से ड्राइव हो रहे हैं। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी के एक और इम्पोर्टेंस क्या है कि वो हमारे पास मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रखता है, फिर चाहे वो डायरेक्टली आपको किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स से मिल रही हो या इनडायरेक्टली रिसोर्स से मिल रही हो। ठीक है जी, सो नेक्स्ट इसका हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल मटेरियल। ये एक और इम्पॉर्टेंट है कि इसके बगैर इकोसिस्टम मेंटेन नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियल मटेरियल में आपके पास बिल्डिंग मटेरियल आ जाते हैं, फाइबर्स आ जाते हैं, डाइज, रेजिन्स, गम, एडहेसिव, रबर, ऑयल, दीज आर ऑल इंडस्ट्रियल मटेरियल्स व्हिच आर डिराइव फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, और हम मेनली प्लांट से जो है वो उसको हासिल करते हैं। नेक्स्ट वन इज मेकिंग एंड मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। एज यू नो, मैं भी आपको बताया कि इकोसिस्टम बनता ही दो फैक्टर से है, एक तो बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक होता है क्या है, लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग। अब जो लिविंग फैक्टर जब तक मौजूद नहीं होगा तब तक हमारा इकोसिस्टम मेंटेन नहीं हो सकता। मोर ओवर हमारे पास प्लांट की स्पीशीज ऐसे हैं, एनिमल्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऐसी स्पीशीज हैं जो अपने अंदर से केमिकल्स को सिक्रीट भी करवा रहे हैं और उनकी रिसाइकलिंग में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह से वो हमारे इकोसिस्टम को क्या करती है, मेंटेन करती है। Next question is also, next point is regulating the chemistry of our environment, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक साइक्लिक मोड में चल रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो थ्रू आउट द नेचर जो है वो इक्वालिटी में सप्लाई की जा रही है। ठीक, सो इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास का पॉइंट आ जाता है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। एज यू नो, मैंने अभी आपको बताया हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा नहीं हम कर सकते
कि अगर वो एक बार यूज करके उसको जाया कर दिया जाए तो हमारी जो लिविंग स्पीशीज हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं, रिसाइकलिंग कर देती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास नाइट्रोजन आ जाता है, कार्बन आ जाता है, सो वाटर साइकिल आ जाता है। तो ये बड़े एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस जो वो बताते हैं। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक। प्रोवाइडिंग द फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल क्या है, जो एक फसल को ग्रो करवाने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसमें ये एबिलिटीज है कि मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, पानी को रिजर्व करने की एबिलिटी है, वहां पर एक प्लांट ग्रो करवाने की एबिलिटी है। तो ये भी हमें कौन प्रोवाइड करेगा, बायोडाइवर्सिटी। ओके, थर्ड चैप्टर में आपका जो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद अभी तक जो हमने चीज डिस्कस की वो इन बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, है क्या, टू स्टडी अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Biologists classify the organism into groups and subgroups. Biological classification is a method by which biologists divide organisms into groups and subgroups. आपको पता है कि अर्थ पे, जमीन पर इस वक्त ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज्यादा बड़ी कलेक्शन मौजूद है और हर ऐसा नहीं है कि वो सारी कलेक्शन एक जैसी है, एक दूसरे कहीं ना कहीं मुख्तलिफ है। इस टाइम जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने 1 पॉइंट टोटल में से सिर्फ 1.5 टाइप्स ऑफ मिलियन टाइप ऑफ एनिमल्स उनको पता है, 0.5 मिलियन टाइप्स प्लांट्स को पता है और थोड़ी परसेंटेज में उनको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होगा। मीन्स के अभी हमारे पास ये वैल्यूज भी बहुत ज्यादा कम है। अभी बहुत सी स्पीशीज प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऐसी हैं जो अभी तक हमें पता नहीं चली हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास स्पीशीज जो वो डाइवर्स हैं, फैली हुई हैं, ठीक है जी। तो अब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो स्मॉल से लेकर एक सिंपल छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग तक जा रही है। तो इस तरह से कुछ हमारे पास जो समुद्रों में रह रहे हैं, कुछ जमीन पे रह रहे हैं, कोई चल रहे हैं, कोई उड़ रहे हैं, इस तरह कुछ एक ही जगह पर है, स्टेशनरी है। हर एक का अपना अपना डिफरेंट लाइफस्टाइल है, फूड को हासिल करने का, अपनी अनफेवरेबल कंडीशंस को फेस ऑफ करने का, रहने का तरीका, रिप्रोड्यूसिंग का तरीका, ये सारे तरीके एक दूसरे से उनके क्या है, मुख्तलिफ हैं। तो जब इस तरह के डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स आपके पास आ जाते हैं तो हर एक को स्टडी करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से जब इस तरह की लार्ज आपके पास कलेक्शन आ जाती है ऑर्गेनिजम्स की, उनको स्टडी करने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का एक मेथड अपनाते हैं, ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन है ही क्या, इट इज अ मेथड बाय विच biological classification is a method by which biologists divide organism into groups and सब ग्रुप्स के, मतलब कि कोई अगर डाइवर्स कोई बड़ी सी चीज आ गई है उसको समझने के लिए हमने इसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि वन बाय वन उसको पढ़ना, उसको समझना बायोलॉजिस्ट के लिए, साइंटिस्ट के लिए आसान हो और हम उससे फायदा हासिल कर सकें, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। स्टडी करने के लिए ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना दिए। टू इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं नेक्स्ट हमारे पास। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। The branch of biology that deals with the classification is called taxonomy, and the branch which deals with also traces the evolutionary history of organism is known as systematics. अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हो, सिर्फ आप ग्रुप्स पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि प्लांट्स के 2 ग्रुप्स बना दिए हैं, ज्यादा ग्रुप्स है लेकिन 2 ग्रुप्स की बात कर रही हूँ, एक है एंजियोस्पर्म, एक है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स है जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक। तो अब मैंने सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की है। तो मैं आगे इसमें देखूंगी कि एंजियोस्पर्म में कौन कौन से प्लांट्स आ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म में कौन से प्लांट्स आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करोगे तो आपकी वो कौन सी ब्रांच आ जाएगी, टेक्सोनॉमी। लेकिन अगर आप उसकी क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखोगे, एवोल्यूशनरी का मतलब कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए, उसके इंसेस्टर्स कौन है, उसके इंसेस्टर में और उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक। इस तरह से जब आप स्टडी करोगे तो वो क्या कहलाएगी, सिस्टमैटिक्स कहलाएगी। ये दोनों ब्रांचेस रिलेटेड है, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक रिलेटेड स्टडी की जाती है, उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है और उसकी फिर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाती है। Another very important short question, what are the aims of classification? Groups क्यों बनाए, ठीक। तो first of all to determine similarities and differences among organisms so that they can be studied easily. As you know, अभी starting में बात यही करके आए हैं कि हमने organism को समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए organisms को क्या किया, divide किया, ठीक। और उनकी हमने फिर डिवाइड करने का मकसद क्या था कि देखें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज है और कौन से डिफरेंसेस है। इस तरह से हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो
देख सकेंगे। टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म, अगर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज आपको नजर आ रही हैं, उनके सिर्फ रहने सहने का तरीका नहीं, उनकी हर तरह की चीज, उनकी एनाटमी, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनका हैबिटेट, उनका इकोसिस्टम अगर सिमिलर है, इट्स मीन दैट उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उनके अबाउट उनके इंसेस्टर्स हैं, वो भी क्या होंगे, एक होंगे और वो आगे से इवेल्युएट हुए हैं। तो इस तरह से हमें इससे मदद मिलेगी उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने के लिए। ठीक है जी। The next is what are the bases of classification? First of all, similarities, differences, and third one is modern genetics. अब जो क्लासिफिकेशन है वो बेस किस पर किया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म का आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, क्या उनमें सिमिलर, क्या ये देखा जाता है कि क्या उनके दरमियान सिमिलैरिटीज है या उनके दरमियान डिफरेंसेस हैं। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि वो किसी एक पॉइंट में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि स्पैरो जो है विच इज अ बर्ड इज मोर लाइकली क्लोज रिलेटेड टू पिजन्स देन टू इंसेक्ट्स। पिजन और स्पैरो दोनों में क्या है, सिमिलैरिटीज हैं, दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम है, दोनों के जो एनाटमी है वो सेम है, ये हैबिटेट सेम है। लेकिन अगर हम इंसेक्ट को देखें उनके मुकाबले में तो वो तो टोटली डिफरेंट है। इट्स मीन जो स्पैरो और पिजन है उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो सेम होगी, कॉमन रीजन होगा उनका। ठीक है, तो जो बायोलॉजिस्ट है वो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज देखकर, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी, उनका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट भी देखकर। मोर ओवर थर्ड पॉइंट इज मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने काम आसान किया हुआ है। ये आपको टेक्सोनोमिस्ट को ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बता देता है, उसकी सिमिलैरिटीज भी डिफरेंसेस भी, लेकिन वो सारे के सारे सिमिलैरिटीज और जो डिफरेंसेस होते हैं वो किस पर बेस करते हैं, डीएनए पे बेस करते हैं। ठीक है, तो डीएनए से आइडिया लगा लेते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इनके फंक्शंस में किस हद तक सिमिलैरिटी आ रही है और किस हद तक जो है वो आपके पास डिफरेंसेस हैं और इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या रिलेट कर रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज टेक्सोनोमिक हेरेडिटी। अब ये क्या है कि अब एज यू नो हमने कहा कि हमने क्लासिफिकेशन की है, हमने ग्रुप्स बना दिए, तो ऑर्गेनिजम्स को जो हमने ग्रुप बनाए हैं उस ग्रुप को क्या नाम दिया जाएगा, टेक्सा का नाम दिया जाएगा। ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टेक्सा। टेक्सा उस ग्रुप का नाम है, एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया जाएगा। और टेक्सा एक लेडर की फॉर्म में बनाया जाता है जिसको हम टेक्सोनोमी हेरेडिटी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि वो जो टेक्सा है वो कहता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम, 5 टेक्सा बनाई गई हैं। ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट वाला आपका टेक्सा है उसको हम नाम क्या देते हैं, किंगडम का। और सबसे बड़ा जो हमारे पास टेक्सोन है या टेक्सा है वो आपके पास क्या है, किंगडम। किंगडम के बाद आगे छोटे छोटे आपके पास मजीद टेक्सा आएंगे जिनको हम नाम क्या देते हैं, पहला कौन है, फाइलम। इनके किंगडम के बाद जो छोटा है वो आपके पास क्या होगा, फाइलम। फाइलम के बाद है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब जो किंगडम है वो फाइलम पे कंसिस्ट कर रहा है, इसी तरह फाइलम जो है वो किस पे कंसिस्ट करेगा, क्लास पे। क्लास जो है वो आगे किस पे कंसिस्ट करेगा, ऑर्डर पे, उसमें ऑर्डर मौजूद होंगे डिफरेंट। ऑर्डर के अंदर क्या होंगी, डिफरेंट फैमिलीज, आगे मजीद इनके सब ग्रुप्स बनाए गए हैं। फैमिली के अंदर डिफरेंट क्या होंगी, जीनस। और सबसे स्मॉलेस्ट और इम्पोर्टेंट यूनिट हमारे पास कौन आ जाता है, स्पीशीज का। स्पीशीज के अंदर क्या होंगे, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स रखे जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, आपने इसकी पूरी लेटर याद कर लेनी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, दीज आर दी टेक्सा। अब यहाँ पर एक इस पिक्चर में आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक ह्यूमन की क्लासिफिकेशन बताई हुई है और एक आपके पास गार्डन पी प्लांट की बताई हुई है। दीज आर टेक्सास, फर्स्ट वन इज किंगडम। अब ह्यूमन का किंगडम क्या है, एनिमेलिया, और गार्डन पी का क्या है, प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। फाइलम की बात करें तो ह्यूमन का है कॉर्डेटा और एंजियोस्पर्मोफाइटा। क्लास मेमेलिया और गार्डन पी की है डाइकोटिलेडोनियई। ऑर्डर है प्राइमेट, रोजेलिस। फैमिली है होमिनिडियई, पेप्लोनियसी। इधर इसका जीनस है होमो पिजम। स्पीशी है सेपियंस और सेटिमम। सो दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड गार्डन पी, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के तौर पर आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमने क्या किए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए हैं। किंगडम से लेकर वो ग्रुप्स आपके पास कहाँ तक चल रहे हैं, स्पीशीज तक चल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इसमें हमारे पास किंगडम है और सबसे छोटा हमारे पास कौन सा ग्रुप आ रहा है, स्पीशीज का। नाउ व्हाट आर स्पीशीज? स्पीशीज
को कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि अगर हम स्मॉलेस्ट लेवल स्टार्ट करें जब स्पीशीज होंगी तभी उनको इकट्ठा करके एक बड़ा यूनिट बनाया जाएगा। स्पीशी क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। अब स्पीशीज क्या है? ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो किसी जगह पे रहे और वहां पर इंटरब्रीडिंग करवाए और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाए। उन ग्रुप्स को हम क्या नाम देते हैं? स्पीशीज का नाम देते हैं। मैन, कैट, डॉग, ऑल दीज आर स्पीशीज जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनाए। ठीक है, और ये डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान नहीं होगा, ये एक जैसे स्पीशीज के दरमियान इंटरब्रीडिंग होगी और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। अगर डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान होगा तो वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स कहलाएंगे। ठीक है, इसमें वो आपको कहता है कि ईच स्पीशीज पोजेसेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम पहले ही पढ़ के आगे कि चाहे वो छोटा बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, उसमें भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग बिहेवियर है, उसके रहने सहने का तरीका, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसका इंजेक्शन का तरीका, डाइजेशन का तरीका, ऑल दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो इसी तरह स्पीशीज में भी ये सारी चीजें एक दूसरे में डिफरेंट होती हैं, सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो दिस इज अबाउट टुडे। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन के बारे में ही हम आगे डिस्कस करेंगे। आज में जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे ये सारा अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।